हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ डॉक्टर अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर। वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो हमारा एक और वीडियो आ चुका है बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक सीरीज का। ये जो हमारा वीडियो है ये फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस हम करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28, तो ये हमारा सेक्शन सी चल रहा था, उसमें क्वेश्चन 28 से हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 28 क्या कहता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के मेथड को एक्सप्लेन कीजिए और पूरा उसे अच्छे से क्या करना है, हमें इल्यूस्ट्रेट करना है। तो हम देखते हैं क्या होता है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेस्पायरेशन है क्या। उसका जो पूरा मेथड हम समझेंगे उससे पहले इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं कि रेस्पायरेशन होता क्या है। तो सुनो ध्यान से, जो रेस्पायरेशन है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में होता है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसके अंदर कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं, इसलिए ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सुनो, ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है इसमें हम क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से एयर को अंदर लेकर जाते हैं और उस एयर में से जो ऑक्सीजन होती है उसको हम हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं दूसरे ऑर्गन तक। एंड ब्लड के थ्रू जो दूसरे ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड आई होगी उसे हम क्या करते हैं, लंग्स में डाल देते हैं, जिससे वो वापस एनवायरनमेंट में रिलीज आउट हो जाती है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, हमें रेस्पायरेशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, मोस्ट ऑफ आंसर हमें मिलेंगे कि हमें उस ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। यस, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट अगर हम इसको और इलेबोरेट करके हम समझने की कोशिश करें तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है। ऐसा ऑक्सीजन क्या करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरी गैसेस जो होती है हमारी बॉडी में नहीं कर पाती। तो सुनो ध्यान से, इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने डाइजेशन का प्रोसेस समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। यही रीज़न है कि हमारी जो RBSc की बुक है उसमें भी पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, देन रेस्पायरेटरी सिस्टम को समझाया। उसका लिंक है, जितने भी हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं उनका एक दूसरे से लिंक रहता है ना। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमने देखा था कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एंड उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो उसमें भी हमें यही क्वेश्चन था, हमें ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों है, और रेस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा क्वेश्चन है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है। तो सुनो ध्यान से, जो ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन होते हैं ये दोनों बाइंड होते हैं और उसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, अब आपको पॉइंट क्लियर हुआ, हमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाना होता है, दैट्स वाई पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम बनाया गया है। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई कि जो रेस्पायरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम O2 को लेते हैं एंड CO2 को रिलीज करते हैं। देन इस O2 का यूज़ होता है हमारी जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट शुगर है, उसको ऑक्सीडाइज्ड करने में। जब अब आप, हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज क्यों किया गया, राइट। क्या ज़रूरत है हमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने की। तो ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज्ड होता है, तब इससे एक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये एनर्जी क्या होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी ATP होती है। ओके, तो इन द एंड हमारा गोल क्या रहा, हमें ATP बनाना है। अब क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड में हैं, हमें इतना पता होना चाहिए, सिर्फ ये अगर आपको पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या, फूड का ब्रेक डाउन करना, रेस्पायरेटरी का फंक्शन क्या, ऑक्सीजन लेना, CO2 निकालना, नहीं, यहीं तक इनफ नहीं है। आपको पूरा डिटेल में आंसर देना होता है कि जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्रेक डाउन के थ्रू ग्लूकोज बनाया था, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज गया था, उसको जो हम रेस्पायरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन लेंगे, दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करवाया जाता है ग्लूकोज को एंड उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। हमारा अल्टीमेट फंक्शन क्या है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम दोनों हेल्प करते हैं हमारे एनर्जी के फॉर्मेशन में।
तो हमारा क्वेश्चन 4 हमारे माइंड में आता है, हमें इस एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, हम इस एनर्जी को क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम क्यों बना रहे हैं, और एडिनोसिन इसे ट्राइफॉस्फेट ही क्यों कहते हैं, ADP क्यों नहीं एनर्जी करेंसी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में, तो सुनिए उसका आंसर। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों कंबाइन होके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एनर्जी है, ये जो ATP है, इसमें क्या होता है, एक एडिनोसिन होता है और उसके साथ कुछ इस तरह से 3 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होते हैं, तभी हम इसे क्या कहते हैं, ATP कहते हैं। आपको ये बात क्लियर हुई अच्छे से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है, एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं। ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। वाई, क्यों, क्या करती है ये, तो हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना भी ऑक्सीडेटिव और रिडक्शन की जितनी भी रिएक्शंस चलती हैं, सारी केमिकल रिएक्शन, सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, बॉडी का हर फंक्शन करवाने के लिए हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टेज पर हमें किसकी ज़रूरत होती है, ATP की ज़रूरत होती है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, हमारे ATP के प्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, ये जो ATP होती है, ये एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देती है, उसकी वजह से एक फॉस्फेट बॉन्ड वहाँ से हट जाता है और बॉन्ड के टूटने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, कैलोरीज के फॉर्म में इसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। आपको पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमारे कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, क्यों ज़रूरत थी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की। उसके बाद देखिए, इन दोनों को लिंक करने के लिए बीच में कौन आया था, ब्लड, राइट। क्या हुआ था, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हमने शुगर बनाई थी, जो हमने ग्लूकोज बनाया था, उसको सारे ऑर्गन्स तक कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। तो ब्लड कौन से सिस्टम में आ गया, ऑफ कोर्स सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन भी हमें इसी पॉइंट पे क्लियर हो गया। तो ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप साथ साथ में नोट करते जाइए, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट्स बाय रूट क्लियर हो जाए, राइट। तो हमने देखा कि जो ब्लड है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को लेकर जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक। इन ऑर्गन्स की जो सेल्स होती हैं, वो ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेती हैं, ग्लूकोज का इंटेक कर लेती हैं, देन उसको भेजा जाता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जो ब्लड ग्लूकोज लेके आया था वो उसे दे देते हैं, एंड जो लंग्स से हम ऑक्सीजन लेके आए थे, फिर से किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू जो हम ऑक्सीजन लेकर आए थे, उसको हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं सारे ऑर्गन्स की सेल तक। अगेन वो सेल क्या करती है, उस ऑक्सीजन को लेती है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, किसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि जो ग्लूकोज था, अगर हम देखें ग्लूकोज के फॉर्मूला के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है, एनर्जी बन जाती है। ओके, और वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। तो अब हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि जो हमारा ब्लड था, ये क्या करता था, ऑक्सीजन को लेकर जाता था सेल्स तक, ताकि हमारी सेल्स क्या कर सके, ATP का फॉर्मेशन कर सके। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। उसके बाद जब उसके रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको वापस हमारे बॉडी से कहाँ लेकर जाना, लंग्स तक, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर सके। ये भी किसका फंक्शन होता है, ब्लड का फंक्शन होता है। तो ब्लड क्या करता है, जितने भी सिस्टम हैं उनके बीच में एक मीडियम क्रिएट कर देता है, एक वेक्टर का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक सारे सब्सटेंसेस को लेकर जाता है। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। देन इसी के साथ मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर लेती हूँ। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, तो सुनो ध्यान से। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये जो ब्लड है, जो कि इतनी सारे
सब्सटेंसेस को इधर से उधर लेकर जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स रखता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, जितनी भी चीज़ें होती है ये ट्रांसफ़र करवाने का काम करता है। तो इसको प्योरीफाई भी तो करना होगा। तो जो हमारी किडनी होती है, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, इस ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ओके, इससे ब्लड हमारा फिल्टर हो जाता है, तो ब्लड के क्लीनिंग के लिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम उससे क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, यूरिन जो होता है, वो बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारे 4 मेन सिस्टम्स हैं, जो ह्यूमन सिस्टम की जो 4 मेन सिस्टम हैं, इनका मेन फंक्शन ये होता है इन द एंड हमें एनर्जी मिले और जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। उसके अलावा जो सिस्टम्स होते हैं वो एसिस्ट्री सिस्टम्स होते हैं। ओके, तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई, आपका एक बेस बन चुका है, आपको समझ में आ गया कि हमारे लिए रेस्पिरेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटीपी आपको क्लियर हो चुका था। ओके, हमारे क्वेश्चन का कहना है कि आप मेथड्स बताइए, रेस्पिरेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 स्टेप्स को फॉलो करता है। हमें पता है पहले से, जितनी भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। उस बेसिस पे हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। वो 2 पार्ट्स क्या होते हैं, हम देखें। इंस्पायरेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज एक्सपायरेशन। 2 हमारे पास होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो हम देखें इंस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स। लंग्स में एयर की एंट्री होना क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। ओके, और इनहेलेशन। ओके, इनहेल करना मतलब ऑक्सीजन को सिर्फ लंग्स के अंदर लेना, इनहेलेशन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स, और उसके बाद पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का मेथड इसके अंदर लिखा हुआ है। ओके, ये अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले आपको कुछ बेसिक से डेफिनेशन क्लियर करवा देते हैं। फिर आपको बोला है एक्सपायरेशन क्या होता है, तो इसमें लिखा है द एग्जिट ऑफ CO2 फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। लंग से, बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। तो ये इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जो होता है, इसका क्या पूरा का पूरा चैनल रहता है, क्या इसका पूरा पाथ रहता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, जब इंस्पायरेशन हो रहा है, जब एयर अंदर आ रही है, तो हमारी कौन सी मसल एक्टिवेट होती है, किस बोन का किस तरह का मूवमेंट होता है, और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में सेम टू सेम चीज़ें रहेंगी। उससे पहले हम देखते हैं जो हमारी एयर है उसका पूरा पाथवे क्या है, कहाँ से एंटर करती है, कहाँ तक जाती है। तो देखो, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमारी जो एयर होती है हमारे नॉस्ट्रिल्स में आती है। ठीक है, तो कहाँ से एंटर किया एयर ने, नॉस्ट्रिल से एंटर किया। नॉस्ट्रिल से ये जाती है हमारे नेजल कॉन्का में, देन उसके ऊपर प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी। ओके, इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो देखिए, यहाँ हमारा नोज है, जो नोज का बाहर ओपन, जो इसका ओपन पोर प्रेजेंट है, ये हमारे नॉस्ट्रिल है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से क्या होता है, ये अंदर की तरफ चलता है। तो अंदर की तरफ जब एयर पहुंचती है नेजल कॉन्का के थ्रू, वो कहाँ चली जाती है, नेजल कैविटी में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। क्लियर है, आपको डायग्राम से समझ में आया। नेजल कैविटी के बाद आते हैं इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर का मतलब है इंटरनल नॉस्ट्रिल। इसको हम इस तरह से समझें कि ये जो हमारा नोज है, इसके बाहर वाला होगा इंटरनल नॉस्ट्रिल, तो इसके ऊपर पूरी नेजल कैविटी, देन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और ये क्या हो जाएगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल, और यहाँ पर पूरी नेजल कैविटी प्रेजेंट है। तो हमें क्लियर हो गया, नॉस्ट्रिल, देन नेजल कैविटी, देन इंटरनल नेयर और इंटरनल नॉस्ट्रिल। ओके, ये जो इंटरनल नेयर होता है ये किसके अंदर खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। ओके, तो हमें एक और पॉइंट क्लियर हो गया, ये किस में खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। ओके, अब सुनो, फेरिंग्स से रिलेटेड एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड का। कैसे,
जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, माउथ, बकल कैविटी, एंड बकल कैविटी क्या करती है, ईसोफेगस में खुलती है, तो उससे पहले वो फेरिंग्स का पार्ट आता है। और दूसरा, हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं देन नेजल कैविटी इंटरनल नॉस्ट्रल से किसके अंदर खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है, इसलिए 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। तो फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का। ओके, क्लियर हो गया हमें। उसके बाद में क्या होता है, ग्लॉटिस होता है। अब ये जो ग्लॉटिस होता है ये किससे कवर्ड रहता है, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसको किससे कवर्ड रहता है, एपीग्लॉटिस से कवर्ड रहता है। एपीग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है, लिड होता है, वो क्या करता है, फूड पाइप एंड विंड पाइप में स्विच करता रहता है। अगर आप एयर अंदर ले रहे हैं तो वो फूड पाइप पर चला जाएगा, और जब आप खाना खा रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं हमारे फूड को, तब वो विंड पाइप की तरफ स्विच हो जाता है। ओके, क्लियर। ओके, तो ये जो एपीग्लॉटिस होता है इस पे भी 1 वर्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। ठीक है, ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह फंक्शन करता है, इधर से इधर, इधर से इधर स्विच करता रहता है। ओके, ग्लॉटिस से देन फॉर्मेशन होता है किसका, ट्रेकिया का। ट्रेकिया क्या होती है, विंड पाइप होती है। ओके, हम डायग्राम में देखें तो ये इसके बाद किसका फॉर्मेशन हो चुका है, ट्रेकिया का फॉर्मेशन। ये जो ट्रेकिया होती है इसके ऊपर सी शेप के इस तरह से रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, एक और 1 वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारी ट्रेकिया है, आपको फील करके देख सकते हैं, जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर ये सी शेप के, पूरे राउंड नहीं होते, सी शेप के क्या होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए, नोट कीजिए साथ में, कार्टिलेज के बने हुए क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रेकिया के अंदर होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, क्या काम है इनका, तो इनका क्या काम है, जब हम फोर्सफुली एयर अंदर लेंगे या बाहर लेंगे तो उस टाइम क्या होता है, ट्रेकिया पूरी कोलैप्स ना हो जाए, ऐसे पिचक ना जाए, या फिर लंग्स जो है वो पिचक ना जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है ये इसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है। और दूसरा रीज़न, मान लीजिए कोई कफ आ चुका है या कोई अस्थमैटिक पेशेंट है, उसके अंदर क्या होगा, जो उसकी पूरी ट्रेकिया होगी उसके अंदर म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस वजह से काफ़ी चांसेस रहते हैं, वो काफ़ी स्टिकी एरिया हो जाता है और वो इस तरह से पूरी कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है उसमें सी शेप के क्या हो, रिंग्स प्रेजेंट हो। तो हमें ट्रेकिया क्लियर हो गई। उसके बाद में ट्रेकिया क्या होती है, बायफरकेट हो जाती है। हमने देखा भी डायग्राम में, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, वो बायफरकेट हो जाती है। एंड किसका फॉर्मेशन होता है, ब्रोंकाई का फॉर्मेशन होता है। 2 ब्रोंकाई निकलती है, एक इधर जाती है ब्रोंकस, दूसरी इधर जाती है ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई जो होती है और डिवाइड होती है एंड ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल। तो कंटिन्यूसली इसके अंदर क्या होता है, ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन होता है। ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं, लास्ट टर्मिनल पॉइंट तक डिवाइड होते हुए एल्वियोलर डक्ट का फॉर्मेशन करती है। एंड एल्वियोलर डक्ट जो होती है वो किसके अंदर ओपन होती है, एल्वियोलाई के अंदर ओपन होती है। एल्वियोलाई क्या होता है, एक एयर सैक होता है, छोटा सा, बहुत ही छोटा बलून लाइक क्या होता है, एयर सैक होता है, जो कि लास्ट पॉइंट होता है हमारे पूरे नेजल पाथ का। तो ये जो है ये क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्री भी इसे हम कहते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी पाथ जो होता है इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ओके, क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया। ओके, तो अब हम रेडी हैं ये देखने के लिए कि इंस्पायरेशन एंड जो एक्सपायरेशन होता है उनका मेथड क्या क्या है। आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आई होप आप सब चीज़ें साथ में नोट कर रहे हैं। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इंस्पायरेशन में एक्चुअली होता क्या है। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन। अब यहीं पर एक और पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं, वो क्या है, देखिए सिर्फ एयर को अंदर बाहर करना ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, एयर अंदर चली गई बाहर आ गई, ये ब्रीदिंग कहलाता है। ओके, उसके बाद में वो जो हम ऑक्सीजन अंदर गई है वो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाएगी तब ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। नॉर्मल एयर को बाहर निकालना क्या होगा,
उसी के साथ आप उस जो एयर बाहर निकाल रहे हो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो कहाँ से बनी, तो जब ये रिएक्शन होती है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करके देन जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एंड लंग्स से बाहर निकलना, ये पूरा क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी आपको इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की डेफिनेशन हो, आप सिर्फ इतना लिखेंगे नहीं कि एयर का बाहर निकलना या फिर एयर का अंदर आना एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन है, आपको साथ में समझाना पड़ेगा। ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ इंस्पायरेशन होता है, और जब ये प्रोसेस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल्स से लेकर लंग्स तक आती हैं, देन लंग्स से बाहर निकाली जाती है, तो ये एक्सपायरेशन होता है। सिर्फ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट को क्या कहते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्लियर हो रहा है पॉइंट, नोट कर लीजिए साथ में आप ये बात। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, सिर्फ एयर का अंदर बाहर जाना, आपको डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड लिखना होता है, तो वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कहलाता है, और ये दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं, ब्रीदिंग कहलाते हैं। ओके, क्लियर हुई बात आपको अच्छे से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग दो टाइप की होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, एंड रेस्पायरेशन जो होता है पूरा, जिसमें हम ग्लूकोज का मैकेनिज्म भी इंक्लूड करते हैं, वो दो टाइप का होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अभी भी अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई है, मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगी आपको। ओके, तो हम देखें जो मेन ऑर्गन्स हैं जहाँ पर सारा रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो है लंग्स। तो थोड़ा सा हम लंग्स को देख लेते हैं। लंग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी कैसी एनाटॉमी है, वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये है हमारे लंग्स, दो लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये राइट है और ये लेफ्ट लंग है। इस तरह से देखेंगे, राइट लंग एंड ये लेफ्ट लंग। अब ध्यान से सुनना, जो राइट लंग है ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है। 3 लोब्स कौन कौन से होते हैं, ये है अपर लोब, ये है मिडिल लोब, ये है लोअर लोब। ठीक है, अपर, मिडिल एंड लोअर, 3 लोब्स में डिवाइड होता है हमारा राइट लंग। ओके, और ये जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, इसका सिर्फ 2 ही क्या होते हैं, लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड लोअर। 2 इसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न अगर आपको पूछा जाए तो आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। क्या रीज़न है कि जो लेफ्ट लंग होता है उसके सिर्फ 2 लोब्स हैं और जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो हमारा लेफ्ट लोब होता है उसमें एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा हार्ट है वो स्लाइटली टिल्टेड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है। तो ये जो हार्ट प्रेजेंट होता है ये स्लाइड प्रेशर जनरेट करता है लंग्स पर, और यहाँ पर एक क्या होता है, नॉच प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखिए लंग्स में क्या प्रेजेंट है, ये नॉच प्रेजेंट होती है, उस वजह से लंग्स को थोड़ा एरिया कम मिल पाता है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसके सिर्फ 2 लोब्स रहते हैं। नोट कर लीजिए बातों के। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, 2 लोब्स होते हैं लंग्स के, और लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कैविटी कौन बनाता है, तो देखिए जो हमारा बॉडी ट्रंक है, हमारा पूरा ह्यूमन का जो ट्रंक होता है उसके अंदर जो अपर पार्ट कहलाता है, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। ये जो थोरेसिक कैविटी होती है इसके अंदर बोन्स होती हैं सारी रिब्स। ठीक है, हमारे पास जो रिब्स होती हैं यहाँ से ये पूरा कवर करती है थोरेसिक कैविटी को। ओके, रिब्स के आगे क्या प्रेजेंट होती है, स्टर्नम प्रेजेंट होती है। ओके, स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टर्नम का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या प्रेजेंट होंगी, स्टर्नम प्रेजेंट होती है। ओके, काफी रफ डायग्राम बनाया हमने, और स्टर्नम के इधर से क्या निकलती हैं,
रिब्स कुछ इस तरह से निकलती हैं। ये जो रिब्स हैं ये पीछे जाकर कहाँ पर मिलती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये रिब्स जाकर मिलती हैं। ओके, तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम हो गई जिसके अंदर वर्टिब्रास प्रेजेंट है। वर्टिब्रास क्या करते हैं, उसके अंदर जो प्रोजेक्शन निकले हैं वहाँ पर रिब्स जाकर अटैच होती है। तो पीछे से वर्टिब्रा, आगे से स्टर्नम, ये क्या है, स्टर्नम बोन है ये। ओके, फ्लैट बोन होती है, स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। देन साइड से क्या निकलती है, रिब्स निकलती हैं। तो ये जो पूरी कवरिंग होती है ये हमारे थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री को बनाते हैं। देन इसके अंदर कौन सेफली रहते हैं, इसके अंदर लंग्स एंड जो हार्ट होता है वो सेफली इसके अंदर लाया करता है। नीचे से क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, नीचे से इसके अंदर प्रेजेंट होता है डायफ्राम। व्हाट इज डायफ्राम, ये एक मसल होती है, डोम शेप मसल जो होती है वो नीचे से क्या करती है, पूरे हमारे लंग्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं डायफ्राम। ओके, हमने काफ़ी ब्रॉड डायग्राम बनाया ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो इसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम एक मसल है, डोम शेप की होती है, जिसका काफ़ी मेजर रोल होता है रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, तब हमें थोरेसिक कैविटी क्लियर हो गई। थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन किससे होता है, इन रिब्स से होता है। ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स के अंदर कुछ और छोटी छोटी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो रिब्स हैं, मैं रफली समझा रही हूँ आपको, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकॉसल मसल। ये कौन सी मसल होती है, मैं इसको शॉर्ट में आईसी कहूँगी जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँगी। अच्छे से आप नोट कर लीजिए साथ में, जो दो रिब्स हैं उनके बीच में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट होती हैं। ये भी दो टाइप की होती हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है आपको। तो इन मसल्स का एंड डायफ्राम का, ये जो थोरेसिक कैविटी है, इन सब का रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर। फिर हम लंग्स की बात करें, हमने लोब्स क्लियर कर लिए हैं। लंग्स जो होते हैं फॉर सेफ्टी, फॉर कवरिंग, कवर्ड रहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से। नोट कीजिए किससे कवर रहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। ये बाइलेयर होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, समझाते हैं आपको किस तरह से। तो ये जो लंग्स हैं इसके बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जो क्या बनाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन बनाती है। दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन को एक साथ प्लूरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, मान लीजिए आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं और एयर अंदर गई। जब एयर अंदर जाती है तो हमारी चेस्ट जो होती है एक्सपैंड करती है। ठीक है, रिब्स एक्सपेंड करती है, लंग्स भी एक्सपेंड करते हैं। तो रिब्स और लंग्स के बीच में किसी भी तरह का फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो लंग की जो वॉल्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। राइट, तो लंग्स की वॉल को डैमेज होने से बचाने के लिए लंग्स के ऊपर कवरिंग रहती है प्लूरल मेम्ब्रेन की। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और फ्रिक्शन को कम करता है। किसी भी तरह का शॉक आ चुका है, किसी की तरह से अगर उसको ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है अगर, तो उससे क्या करेगा, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। कुछ इस तरह से इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड जो है भरा रहेगा। ओके, देन आपको लंग्स समझ में आ गया, पूरी तरह से एक बेसिक एनाटॉमी आपको क्लियर हो गई। ये देखिए यहाँ पे ट्रेकिया थी, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हुई और काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड हुई। ब्रोंकस बनी, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, ये जो ब्रोंकस है ये ब्रोंकियोल में डिवाइड हो गई और अल्टीमेटली ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं ये किसके अंदर डिवाइड हो जाती हैं, ये एल्वियोलाई के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। क्लियर, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ये क्या होती है, इस तरह से यहाँ पर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो हमें लंग्स का एक बेसिक सा डायग्राम क्लियर हो गया, किस तरह से लंग्स का फंक्शन होता है। अब हमें ये देखना है। तो हमने क्या देखा,
कहाँ से स्टार्ट होता है इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन यानी कि ब्रीदिंग होगी, जिसमें हम एयर को हमारी लंग्स के अंदर लेने वाले हैं। तो इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल, यहाँ से स्टार्ट होता है। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल, एज अ रिजल्ट इट मूव्स डाउनवर्ड, द डायफ्राम बिकम फ्लैट। जनरल कंडीशन में क्या होता है? हम मान ले हम रिलैक्स कंडीशन में हैं, ना इंस्पायरेशन है ना एक्सपायरेशन। रिलैक्स कंडीशन में जब हम रहते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो डोम शेप में रहता है। मान लें इधर एक लंग है, इधर दूसरा लंग है, तो किस शेप में प्रेजेंट है? डोम शेप के अंदर ये प्रेजेंट है। जब हमारा डायफ्राम की जो मसल है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये फ्लैट हो जाता है, डोम शेप से वो फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जब भी डायफ्राम जो है फ्लैट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा थोरेसिक कैविटी को। जो थोरेसिक कैविटी है वो टाइटली पैक होते हैं सारे ऑर्गन्स, तो डोम शेप से जब भी वो फ्लैट होता है हमारा डायफ्राम, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस थोरेसिक कैविटी में जनरेट होता है। साथ ही यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉसल मसल। अब जो मैंने आपको बताया था, रिब्स के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉसल मसल कहते हैं। तो जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉसल मसल होती है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड रिलैक्सेशन किसका होता है? इंटरनल इंटरकॉसल मसल का। दो मसल्स थी, मैंने आपको समझाया था, इनको शॉर्ट में आईसी कहते हैं, इंटरनल आईसी एंड एक्सटर्नल आईसी। तो जो एक्सटर्नल आईसी होगी उसका तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, एंड इंटरनल आईसी का क्या होगा? रिलैक्सेशन इसके अंदर होता है। एज अ रिजल्ट रिब्स मूव आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड। जो हमारी रिब्स हैं इस तरह से पैक्ड फॉर्म में, ये क्या करेंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से यूं करते हुए मूव करती हैं। ओके, तो इन आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, और इसका मूवमेंट एंटेरोवेंट्रल मूवमेंट हमारे रिब्स का देखने को मिलता है। अगर वो एंटीरियर साइड में जा रही है इसलिए इसका नाम है एंटेरोवेंट्रल मूवमेंट हमारी रिब्स का देखने को मिलता है। रिब्स बाहर की तरफ आ चुकी हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं, डायफ्राम नीचे जा चुका है। ऑल ओवर इससे क्या हो जाएगा? जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो the above changes in the factor cause the increase in the thoracic cavity volume। thoracic cavity का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, but the thoracic pressure is reduced, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं उसमें जितनी एयर रहेगी उतना ही एयर वो प्रेशर जनरेट कर रही होगी। रिलैक्स कंडीशन में जितनी एयर थी उतना ही प्रेशर था, बट अब क्या हो चुका है? अचानक से हमारे जो लंग्स हैं उनके चारों ओर जो पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी थी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट प्रेशर डिक्रीज्ड है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जब प्रेशर डिक्रीज रहता है, ड्यू टू दिस लेस प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कम हो चुका है, एयर एंटर इनटू द लंग्स। उसका रीज़न सुनिए ध्यान से। हमारे लंग्स हैं इसमें प्रेशर कम है, बाहर जो ये पूरा एनवायरनमेंट है इसमें जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। वर्ड नोट कीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है? एक जगह पे प्रेशर कम है, दूसरी जगह पे प्रेशर ज़्यादा है, उस वजह से क्या होता है? एयर अंदर की तरफ चलने लगती है और एयर अपने आप क्या होता है? अंदर आ जाती है। जो हमारा इंस्पायरेशन होता है, आप साथ में नोट करेंगे, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ओके, क्यों ये एक्टिव प्रोसेस है? इसे एक्टिव क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक्टिवली एक्ट कर रही हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए ये एक एक्टिव फंक्शन होता है। और हमारी एयर जो होती है अंदर आ जाती है। किस पाथ से अंदर आती है? पूरा का पूरा पाथ हमने अच्छे से पढ़ा था। देन उसके बाद सेकेंड प्रोसेस रहता है एक्सपायरेशन। ओके, तो एक्सपायरेशन की जनरल डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं उससे एग्जिट ऑफ एयर इज नोन एज CO2 का बाहर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है। अब इसका मेथड क्या है? कौन से मेथड से ये होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द डायफ्राम
एंड अब सुनो, जो डायफ्राम था जो फ्लैट कंडीशन में था, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, वो वापस रिलैक्स हो जाता है तो डोम शेप बन जाता है। डोम शेप बनते ही जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज होने लगता है और जो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो जाती हैं। उन सारी मसल के रिलैक्सेशन से क्या होता है, जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करता है और डोम शेप में आ जाता है, अभी बताया हमने। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल आईसी। देखिए, जब इंस्पायरेशन हो रहा था उस टाइम जो हमारी इंटरनल आईसी थी वो कौन सी कंडीशन में थी, रिलैक्स कंडीशन में थी। अब जो इंटरनल आईसी है वो कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में आ चुकी है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में आने के साथ ही जो हमारी एक्सटर्नल आईसी थी, एक्सटर्नल आईसी जो है अब वो किस कंडीशन में आ गई है, रिलैक्स कंडीशन में आ चुकी हैं। ओके, एज अ रिजल्ट द रिब्स मूव इनवर्ड एंड बैकवर्ड। उसकी वजह से जो रिब्स होती हैं वो इनवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करती हैं, यानी कि जो एक्सपैंड हुई थी वो वापस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं। तो ऑल ओवर इससे क्या होगा, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है वो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। द अबव चेंजेस इन द फैक्टर्स कॉज द डिक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। जो थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बट क्या हुआ, क्योंकि हमने एयर को इंस्पायर्ड किया था तो अंदर बहुत सारी एयर प्रेजेंट थी एंड उस साथ ही उसके साथ क्या हुआ, जो हमारी दूसरी मसल्स थी उनके प्रोसेस की वजह से थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होते ही अपने आप एयर रिलीज आउट हो जाती हैं। तो क्या लिखा है, बट द थोरेसिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड, हैंस ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर एयर कम्स आउट। एयर बाहर आ जाती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये इनएक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पायरेशन वाज द एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें मसल जो हैं, जो हमारी मेन डायफ्राम मसल है वो एक्टिवली फंक्शन नहीं कर रही हैं। और एक बात हम साथ में नोट करें, जो कंटिन्यूसली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का ये प्रोसेस चलता रहता है तो जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है वो 12 to 20 पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 12 टाइम्स हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है। कहीं पर रेंज 60 to 20 भी लिखी होती है। हमारे बुक के जो MCQ क्वेश्चन है उसमें 16 राइट 16 to 20 लिखा है, तो आप वो भी नोट कर लेना। 16 to 20 कहें चाहे 12 to 20 कहें, लगभग एक ही रेंज है। साथ ही ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लाइक जो एथलीट्स होते हैं उनकी अलग होती हैं और जनरली वुमेन की अलग होती है मेन से। साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनकी अलग होती है, चाइल्ड की अलग होती है। तो काफ़ी सारी रेंजेस इसके अंदर रहती है। ओके, स्पायरोमीट्री जो होता है, स्पायरोमीट्री की हेल्प से हम ब्रीदिंग रेट का पता करते हैं किसकी कितनी ब्रीदिंग है। ओके, साथ ही हमने ये सारा देखा किस तरह से इसका पाथ चलता है। अब हम थोड़ा सा इसका लेबल डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आईसी समझ में आया होगा और यहाँ पे जो डायफ्राम था वो भी आपको क्लियर हुआ है। एंड थोरेसिक कैविटी कौन कौन बनाते हैं, स्टर्नम, हमारी रिब्स हैं, मसल्स हैं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, ये सब क्या करते हैं, हमारे फॉर्मेशन करवाते हैं। किसका, थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर। तो यहाँ से अगर हम साथ साथ में नोट करते जाएं तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट हैं। कौन है, नॉस्ट्रल। ठीक है, नॉस्ट्रल के बाद में क्या आती है, यहां पर है नेजल कैविटी। ओके, नेजल कैविटी हो गई। उसके बाद में क्या आती है, ट्रेकिया आती है। ओके, तो ये है फेरिंग्स और यहाँ पर ये है ट्रेकिया। ओके, अब ट्रेकिया क्या करती है, बायफर्केट हो जाती हैं और ब्रोंकाई बनाती हैं। तो यहाँ पर हो गई ब्रोंकस। दो ब्रोंकस को एक साथ ब्रोंकाई कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में ब्रोंकाई और सिंगुलर फॉर्म में ब्रोंकस। ओके, कंफ्यूज मत होना इस बात से भी आप। देन डिवाइड होके वो बनाती है
ब्रोंकियोल्स। ओके, ब्रोंकियोल्स जो होती हैं वो और फर्दर डिवाइड होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से, और इन द एंड ये होती हैं एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट से इन द एंड वो क्या बनाती हैं, एल्वियोलाई का फॉर्मेशन इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। ओके, कुछ और डायग्राम्स हैं साथ में। ये हमारा डायफ्राम। ओके, क्लियर है। यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट है, और प्लूरा एंड प्लूरल फ्लूइड के बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो ये है प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड इसमें क्या फिल है, प्लूरल फ्लूइड फिल है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट रहता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हमें कुछ बातें क्लियर हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है और इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन किस तरह से करवाया जाता है। अब इसी के साथ में हम लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटी पढ़ लेते हैं। इसका ज़रूरत क्या है पढ़ने की, तो इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए थे उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछा जाता है वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, TLC क्या होती है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो हम एक एक करके थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं सारे। लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी क्या होती है। लंग वॉल्यूम का मतलब है कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स से आ रही है, जा रही है, उन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं, लंग वॉल्यूम कहते हैं। सेकंड, कैपेसिटी का मतलब क्या है, ये अलग अलग वॉल्यूम्स को ऐड करके क्या बनाई जाती हैं, कैपेसिटी बनाई जाती है। ओके, तो उसके बाद देखिए सबसे फर्स्ट क्या आई है, टाइडल वॉल्यूम। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आपने नॉर्मली ब्रीदिंग की, इनहेल किया और एक्सहेल किया, तो ये जो वन टाइम आपने इनहेल किया है ये आपका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, और ये कितना होता है, 500 ml होता है। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन, या तो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन दोनों अलग अलग हैं। ये कितना होता है, 500 ml, यानी कि आप 500 ml एयर को अंदर लेते हैं एंड 500 ml एयर को बाहर निकालते हैं। उसके बाद में आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, आपने नॉर्मल ब्रीदिंग कर लिया, टाइडल वॉल्यूम 500 ml आपके अंदर जा चुका है, उसके बाद आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है, फोर्सफुली एयर को कितना आप अंदर डालते हैं वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। नोट कर लेंगे हम साथ में, ये कितना रहता है, 2500 से 3000 ml तक ये वेरी करता है। इतना हम फोर्सफुली एयर को, इतनी वॉल्यूम हम अंदर ले सकते हैं। उसके बाद में आता है ERV। ERV का मतलब क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया, 500 ml बाहर निकल चुका है, उसके बाद हम फोर्सफुली कितनी एयर को और बाहर निकाल सकते हैं, वो एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, वो क्या है, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उनकी वैल्यू में कुछ चेंज है, जो कि ये शो कर रहा है कि हम इंस्पायर ज़्यादा करते हैं और एक्सपायर इतना फोर्सफुली हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ एयर जो होती है हमारे लंग्स में रह जाती है। तो आपने टाइडल वॉल्यूम वाली एयर बाहर निकाली एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन वाली वैल्यू अगर आपने इसके अंदर क्या है, बाहर निकाली है, तो उसके बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर बचता है वो क्या कहलाता है, रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप के लंग वॉल्यूम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इन वॉल्यूम्स को ऐड किया जाता है तो लंग कैपेसिटी बनती है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब कितनी टोटल वॉल्यूम आप अंदर ले सकते हैं आपके लंग्स में। एक तो हम टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं और एक हम क्या ले सकते हैं, IRV हम ले सकते हैं। तो दोनों का सम क्या हो जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसका उल्टा होता है, जो हमें क्या बताता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये हमारा टाइडल वॉल्यूम, यानी कि हमने कितनी एयर को बाहर निकाला था, उसी के साथ साथ फोर्सफुली कितनी एयर को हमने रिलीज आउट किया था, वो एक साथ क्या कहलाता है,
EC यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। ओके, वाइटल कैपेसिटी किसको डिनोट करता है, तो देखिए टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इन सबको हम एक साथ क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ERV लिख लेंगे, उल्टा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी। देखिए वाइटल कैपेसिटी यूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हाईएस्ट एयर वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है, दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ब्रीदिंग आउट फोर्सफुली। आपको क्या करना है, नॉर्मल एयर बाहर निकालेंगे, टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल दिया तो ये क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि आपने फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल दिया। अब लंग्स में काफ़ी जगह है, तो अब आप क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप इंस्पायरेटरी वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हैं। तो ये जो टोटल एयर का जो आपके पास सम आता है, जिसमें तीनों ऐड करनी पड़ेंगी आपको। तीनों कौन कौन सी हैं, आपके पास IRV एंड ERV एंड TV, तीनों एक साथ क्या कहलाती हैं, वाइटल कैपेसिटी कहलाती हैं। ओके, क्लियर हो गया हमें। उसके बाद में आती है FRC, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होती है, RV एंड ERV। RV एंड ERV का मतलब क्या है, आप क्या कीजिए, टाइडल वॉल्यूम जितनी एयर हमने क्या किया, इसके अंदर बाहर निकाल दी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जितनी एयर हमने बाहर निकाल दी, और उसके बाद में हमारे पास कितनी एयर बची है, RV, और यानी कि रिजर्व वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स में पड़ी रहेगी, और ERV जो कि फोर्सफुली हमने नहीं निकाली थी वो भी हमारे लंग्स में पड़ी रहेगी। तो ये क्या कहलाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। उसके बाद में आती है सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल लंग कैपेसिटी। कितना एयर का ट्रांजैक्शन हुआ है टोटल, तो सबको ऐड कर दीजिए, TV, IRV, ERV एंड RV, ये सब क्या एक साथ कहलाती है, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। तो ये जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6000 ml इसकी टोटल कैपेसिटी होती है। तो आपको टोटल TLC क्लियर हो गया। TLC अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6000 ml। ओके, फिर ब्रीदिंग रेट हमने पहले ही पढ़ लिया था, या तो 12 to 20 पर मिनट या फिर 16 to 20 पर मिनट हमारी ब्रीदिंग रेट होती है। इस सब के अलावा एक और चीज़ है, वो क्या है, उसको हम देखते हैं, डेड स्पेस। एक और टर्म है, जो डेड स्पेस एयर होती है, ये वो एयर है जो कि पैसेज में है, राइट। जैसे नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ट्रेकिया के बाद से फिर आगे वो डिवाइड होता है। तो इतने रास्ते में जितनी भी एयर रहती है जो कंटिन्यूसली अंदर अगर एयर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो ये जो पाथ है ये पूरा एयर से फिल रहता है, तो इसको हम डेड स्पेस कहते हैं। जनरली डेड स्पेस जो होता है वो कितनी एयर उसके अंदर रहती है, 100 ml, तो हमारे जो पूरा नेजल पाथ होता है उसके अंदर ही कवर रहती है। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या देखा था, हम देखते हैं हमने क्या किया था सॉरी, रेस्पायरेटरी सिस्टम को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसकी हमने एनाटॉमी देखी, हमने रेस्पायरेशन को डिटेल में पढ़ा, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है रेस्पायरेशन ये हमने क्लियर किया। उसके बाद में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की डेफिनेशंस क्या होती हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है, रेस्पायरेशन का क्या पूरा मैकेनिज्म होता है, जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मेथड्स को हमने देखा था। फिर हमने रेस्पायरेटरी सिस्टम की पूरी एनाटॉमी देखी, किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, कौन से ऑर्गन का क्या काम होता है, ये सब कुछ हमने क्या देखा था, हमारे पूरे रेस्पायरेटरी प्रोसेस में देखा था। उसके बाद में हमने नेजल पाथ देखा था, किस तरह से पूरा इसका पाथ रहता है, ब्रीदिंग की रेट कितनी होती है, एंड उसके बाद में हमने क्या किया, लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी किया। तो इस तरह से आपका काफ़ी सारा पोर्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारे चैप्टर में से क्लियर हुआ है। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। अगर और कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।